सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी कक्षा में। मैं नीरू रौतेला, जिसके साथ आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 6 शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं समास, है ना। उपसर्ग प्रत्यय हम पहले कर चुके थे। अपनी पिछली वीडियो में हमने समास पढ़ा था कि समास क्या होता है और समास के दो भेद कौन कौन से, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास को समझा था। अव्ययीभाव समास जिसमें क्या होता है, जिसकी पहचान थी कि पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है और जब हम उस समस्त पद का कोई वाक्य बनाते हैं तो वो क्रिया विशेषण का काम करना चाहिए। ठीक है। फिर हमने तत्पुरुष समास में भी पढ़ा, इसकी भी दो पहचान थी कि पहली बात तो ये कि तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वो प्रधान होता है, दूसरा पद, और कारक चिन्हों का यानी कि विभक्तियों का में पर, ठीक है, इनका लोप हो जाता है। ये हमने दो पहचान इनकी पढ़ी थी, समझी थी, है ना। आज हम करने वाले हैं अपने अगले समास। आज हम 3 समास करेंगे। कौन कौन से समास करेंगे आज हम करेंगे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, इन 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कर्मधारय समास की 2 पहचान है। पहली पहचान है कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, पूर्व पद पहला वाला शब्द, उत्तर पद बाद वाला शब्द। तो इसमें किसकी महत्वता होती है? उत्तर पद की, बाद वाले यानी कि दूसरे शब्द की। ठीक, एक तो ये पहचान है। दूसरा कि उसमें उन दोनों पदों के बीच में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, उन दोनों में से एक विशेषण होना चाहिए और एक विशेष्य, या फिर उपमेय उपमान का संबंध होना चाहिए, यानी कि उन दोनों शब्दों में से एक उपमेय होना चाहिए और दूसरा उपमान। ठीक है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होता क्या है ना। मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि आपको विशेषण विशेष्य पता होगा। विशेषण हमने पढ़ा था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, है ना। जो भी विशेषता बताए वो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य, है ना। पिछली क्लासेस में हमने इतना पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं, मैंने कहा नील गगन, ठीक है, तो और पूछूं इसमें बताइए विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, तो क्या कहेंगे आप? किसकी विशेषता बता रहे हैं आप? गगन की, आसमान की, है ना। तो आसमान क्या है? आसमान है विशेष्य, क्योंकि आसमान के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, अब आसमान के बारे में मैं क्या बता रही हूँ कि वो कैसा है? नील गगन, नीला, है ना। तो यानी कि नीला जो है, जो नील है, वो हो गया विशेषण। मैंने कहा काली गाय, काली हो गया विशेषण, और काली मैं किसके बारे में बता रही हूँ? कौन है काली? गाय, तो गाय हो गया विशेष्य। ठीक है। चालाक लोमड़ी, लोमड़ी के बारे में बता रही हूँ, लोमड़ी है विशेष्य। लोमड़ी के बारे में क्या बता रही हूँ? लोमड़ी कैसी है, उसका क्या गुण है कि वो चालाक है, तो ये चालाक हो गया उसका विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण विशेष्य तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आपको पता है। अब बात करते हैं उपमेय उपमान। उपमेय उपमान क्या है? तो देखिए उपमेय विशेष्य की तरह है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, वो होता है उपमेय। और जिस किसी से भी तुलना की जा रही है, जिस भी वस्तु से तुलना की जा रही है, वो होता है उपमान। ठीक, तो देखिए यहाँ मैंने 2 उदाहरण आपको दिए हैं, एक बारी समझ लेते हैं। इन उदाहरणों को जानने से पहले एक बारी उपमेय उपमान का मैं आपको ऐसे ही सामान्य से उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे देखिए मैंने कहा चरण कमल, एक है ना समासिक पद मैंने लिया चरण कमल। तो चरण कमल में मैं किसकी तुलना कर रही हूँ? मैं चरणों की तुलना कर रही हूँ। किसकी? चरण, चरण मतलब पैर। मैं पैरों की तुलना कर रही हूँ। पैरों की तुलना मैं किससे कर रही हूँ?
कमल के फूल से, है ना। तो पैर किसके जैसे हैं? कमल के फूल जैसे, सुंदर और मुलायम, नाजुक, है ना। तो यहाँ पर जो चरण है वो है उपमेय, क्योंकि चरणों की तुलना की जा रही है, और चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल के फूल से, तो कमल हुआ उपमान। ठीक है, तो जिस किसी की भी हम तुलना कर रहे हैं वो है उपमेय, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो है उपमान। क्लियर? तो दो शब्द जब हमारे पास ऐसे हों, दो पद ऐसे हों जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, दूसरे वाले पद की इंपॉर्टेंस हो वो, और उन दोनों शब्दों के बीच में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, या फिर उपमेय उपमान का, या तो तुलना की जानी चाहिए या तो विशेषता बताई जानी चाहिए। ठीक है, तो होगा कर्मधारय समास। अब मैंने यहाँ दो उदाहरण दिए, इससे समझ लेते हैं। देखिए, पहला है लाल मिर्च। ठीक है, अब इसमें उत्तर पद कौन सा है? मिर्च। मिर्च की प्रधानता है, क्योंकि ये मिर्च जो है वो काली भी हो सकती है, काली मिर्च, हरी भी हो सकती है, हरी मिर्च। यहाँ मैंने लिखा है लाल मिर्च, तो इम्पोर्टेंट कौन है? मिर्च। ठीक है, महत्वता किसकी है? मिर्च की, यानी कि उत्तर पद प्रधान हुआ ना। पहला वाला मेरा क्या था कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कसौटी पे तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा है चंद्रमुख। अच्छा, दूसरी इसकी जो विशेषता है कि इन दोनों शब्दों में से एक विशेषण होना चाहिए या दूसरा विशेष्य, या उपमेय और उपमान होना चाहिए। तो देखिए, मिर्च की विशेषता है कि मिर्च कैसी है, कौन से रंग की है? लाल रंग की। तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, एक विशेषण है और दूसरा विशेष्य। तो ये दोनों पहचान इसमें है, इसीलिए लाल मिर्च जो है वो कर्मधारय समास है। क्लियर? इसके बाद चंद्रमुख, ये मेरा दूसरा शब्द मैंने आपको दिया, समासिक शब्द चंद्रमुख। इसमें भी मुख इंपॉर्टेंट है, मुंह की बात की जा रही है, तो उत्तर पद प्रधान हो गया, दूसरा वाला पद प्रधान हो गया। अब ये मुख किसके जैसा है? मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। तो ये हो गया क्या? उपमेय उपमान का संबंध। ये हमारा है उपमेय, इसके बारे में बात की जा रही है, इसकी तुलना की जा रही है, और इसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा हो गया उपमान। ठीक है, यहां मैंने विग्रह करके भी दिखाया है आपको। लाल मिर्च, इसमें है जो आ जाता है, या के समान ऐसे। ठीक है, लाल है जो मिर्च, काली मिर्च होता काली है जो मिर्च। ठीक है, नील गगन होता नीला है जो गगन। ठीक है, हम ऐसे कर देते। चंद्रमुख, चंद्रमुख का विग्रह कैसे होगा? अगर विग्रह करने के लिए आ जाता है तो विग्रह कैसे होगा चंद्रमुख का? चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, इस तरीके से आप इसका विग्रह कर देंगे। चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, जब तुलना हो रही है तो के समान लिख देंगे, विशेषता बता रहे हैं तो हम ऐसे लिख देंगे लाल है जो मिर्च। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कर्मधारय समास। अब देखिए, अब दूसरा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में नाम में ही आपको पता चल रहा है, द्वंद्व मतलब कंफ्यूजन, मन में द्वंद्व पैदा हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम कि मैं द्वंद्व में फंसा हुआ हूँ। जब दो चीज़ें हमें बराबर की लगती हैं, दोनों चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल एक जैसी हैं, हम समझ नहीं पाते कि हम दोनों में से किसका चुनाव करें। होता है जीवन में कभी कभी ऐसा, हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कौन सी ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, तो हम नहीं चुनाव कर पा रहे हैं, हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, है ना। तो द्वंद्व समास में भी यही है कि इसमें दोनों पद प्रधान है, दो शब्द आपके पास हैं, वो दोनों ही प्रधान है। अभी तक तो हमने क्या कि पूर्व पद प्रधान है, कभी उत्तर पद प्रधान है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, दोनों ही शब्द बराबर के हैं। ठीक है, और दूसरी पहचान है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? और, तथा, या, आदि। ठीक है,
और तथा या ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है विग्रह करने पर। ठीक है, अब देख लीजिए उदाहरण, पाप पुण्य। अब पाप अगर हो रहे हैं समाज में तो पुण्य के काम भी हो रहे हैं, है ना। पाप पुण्य, सुख दुख, माता पिता दोनों ही बराबर के महत्व वाले हैं। चाय कॉफी दोनों ही पेय पदार्थ हैं। हम कहते हैं ना चाय लेंगे या कॉफी, दोनों ही एक तरीके से पेय पदार्थ हैं, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाप पुण्य, इसका विग्रह करने पे देखिए क्या आ रहा है, और, पाप और पुण्य। दूसरा चाय कॉफी, चाय या कॉफी। ठीक है, तो ये जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जब इनका विग्रह करते हैं और तथा या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप पहचान में ये भी देख सकते हैं, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, लगा है ना बीच में योजक चिन्ह, माता पिता, भाई बहन, अपना पराया। अब आखिरी है हमारा द्विगु समास। तो क्या है ये द्विगु समास? इसमें इसकी सिर्फ एक ही पहचान मैंने लिखी है कि पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद, जो पहले वाला पद है वो संख्यावाची है। संख्या मतलब गिनती, नंबर। पहला वाला पद कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो देखिए नवरत्न, नवरत्न लिखा है ना मैंने, नव, तो पहला वाला जो पूर्व पद है नव जो है उसका मतलब है 9, गिनती आ गई। चौमासा, चौ मतलब 4 मास, मास मतलब आपको पता ही है महीने। ठीक है, अगर मैंने कहा दशानन तो 10, त्रिभुज 3, शताब्दी शत मतलब 100। ठीक है, पंजाब 5 आब मतलब होता है नदी, तो पंज मतलब होता है 5। ठीक है, चौराहा हो गया, चौराहा 4 राहें, यानी कि पहला वाला जो शब्द है वो क्या होना चाहिए, गिनती होना चाहिए, कोई ना कोई उसमें नंबर आना चाहिए। ठीक है, वो होगा द्विगु समास। क्लियर? और इसका विग्रह करने में जैसे नवरत्न, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम क्या प्रयोग करते हैं, समूह, कभी कभी समाहार, या हम कह सकते हैं जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समाहार। समाहार मतलब होता है कि सब आके आपस में मिल गई, मिक्स हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, आज हमने किया कर्मधारय समास, ठीक, द्वंद्व समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास जिसमें हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है और दोनों के बीच में विशेषण विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्वंद्व समास जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर या और तथा का प्रयोग होता है, बीच में एक योजक चिन्ह भी लगा होता है। द्विगु समास जिसका पूर्व पद यानी कि पहले वाला जो पद है वो क्या होता है, संख्यावाची यानी कि गिनती होता है। ठीक, तो ये 5 समास हम कर चुके हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम ये आखिरी समास करेंगे, पाठाभ्यास करेंगे। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी गृह कार्य रह गया ना, तो आपका गृह कार्य क्या है, क्या करेंगे आप करेंगे इन तीनों समासों के, ये जो 3 समास है, जैसे पहले आपने पहले 2 समास लिखे थे, परिभाषा और उदाहरण, 2 उदाहरण। आज आप इन तीनों समासों की कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, इन तीनों की परिभाषा और 2 उदाहरण लिखेंगे। अगर परिभाषा की जगह आप इस तरीके से करना चाहते हैं, पहचान लिखना चाहते हैं अलग से जैसे मैंने लिखी है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे।